हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट का एक बहुत ही शानदार यूनिट, इम्पोर्टेंट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। और जो ये यूनिट है इसमें आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या? ब्लड। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ब्लड पढ़ेंगे। और ब्लड को हम क्या कहते हैं भाई? रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त। और इसे और क्या कहते हैं? शोणित। तो जो ब्लड है या रक्त है या शोणित है, जैसे ही हम ये टर्म सुनते हैं तो हमें तुरंत जो है रक्त के बारे में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि साहब ब्लड जो है किसी चोट के पश्चात बहने वाला वो तरल पदार्थ है जो कि हर एनिमल के अंदर मिलता है। और इसे जनरली आप किस नाम से जानते हैं? खून। इसे किस नाम से जानते हैं? खून के नाम से जानते हैं। तो वास्तव में ये खून, शोणित, रक्त, ब्लड है क्या? तो हमें इसे समझने के लिए ऊतक समझने होंगे। और ऊतक किसे कहते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो समान कार्य करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, संगठित हो जाती है। अर्थात कोशिकाओं का एक ऐसा समूह, एक ऐसा एकत्रीकरण, एक ऐसा समूह है जिससे कि वो एक निश्चित कार्य करने के लिए क्लस्टर में इकट्ठी हो जाती है। तो उन कोशिकाओं के समूह को जो कि समान कार्य करेगी, ऊतक कहते हैं। और ऊतक की डेफिनेशन के बाद में हम ये समझ जाते हैं कि भाई शरीर में बहुत तरह के ऊतक होते हैं। और ये बहुत तरह के जो ऊतक होते हैं उन्हीं में से एक ऊतक है आपका ब्लड। तो ब्लड की डेफिनेशन हम क्या लिखें? तो ब्लड की डेफिनेशन आप लिख सकते हो एक तरह का कॉम्प्लेक्स लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी? कॉम्प्लेक्स लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं इसको क्या है कि हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं, जटिल तरल संयोजी ऊतक। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी हुई? ब्लड की हुई। ब्लड क्या है? एक ऐसे जोड़ने वाला ऊतक है, पूरे शरीर के सभी ऑर्गन्स को, सभी सेल्स को, सभी टिश्यूज को जोड़ के रखने वाला ऊतक है, जो किस फॉर्म में मिलेगा? वो मिलेगा आपके तरल फॉर्म में। तो शरीर में बहने वाला एक तरल संयोजी ऊतक का नाम क्या है? ऊतक का नाम है ब्लड। अब ब्लड में बहुत सारी ऐसी सेल्स, और या मैं कहूँ कि ब्लड का एक ऐसा कंपोजिशन जो कि दूसरे तरल संयोजी ऊतकों से अलग है। क्योंकि तरल संयोजी ऊतक तो लिम्फ भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? ब्लड पढ़ना है। ये जो तरल संयोजी ऊतक होता है ये एक तरह का विस्कस फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है भाई? विस्कस फ्लूइड। और विस्कस का मतलब होता है श्यान, और फ्लूइड का मतलब तरल। तो ये कैसा हो गया भाई? एक श्यान तरल है, विस्कस फ्लूइड के फॉर्म में मिलता है। कौन? ब्लड। तो जो ये ब्लड है ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो ब्लड है इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति, नेचर कैसा होता है। नेचर से तात्पर्य मेरा यहाँ पे है, ये है नेचर से मतलब मेरा क्या है? नेचर का मतलब मेरा प्रकृति से है। अर्थात ब्लड की प्रकृति कैसी है? अर्थात ये क्षारीय है या अम्लीय है या उदासीन है। तो ये देखिए, ये होता है आपका एल्केलाइन। और एल्केलाइन का मतलब आप समझते हो क्या होता है भाई? क्षारीय होता है।
तो जो रक्त है वो एक तरह का क्षारीय शांत तरल है। एक तरह का क्या है? क्षारीय शांत तरल है। और क्षारीय क्यों है? तो इसका रीजन देखिए आप, इसका रीजन क्या है? वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से ब्लड जो है एल्केलाइन फॉर्म में मिलता है। और एल्केलाइन फॉर्म में मिलने का कारण ये है कि इसका जो पीएच है 7.3 to 7.5 पीएच होता है। कितना होता है भाई? 7.3 to 7.5 पीएच होता है। और इस वजह से ये क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये कि जब हम पीएच स्केल पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ा करते हैं कि भाई जीरो जिसका पीएच 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल होता है, तो 7 उदासीन पीएच होगा और 7 से कम अम्लीय होगा और 7 से ऊपर जाते क्षारीय हो जाएगा। ब्लड का मैंने पीएच लिख दिया 7.3 to 7.5, एवरेज इसका 7.4 हो गया। तो 7.4 पीएच है, इसका मतलब ये उदासीन से ऊपर चला गया। और उदासीन से ऊपर जाने की वजह से हम कहेंगे कि ये कैसा तरल है? क्षारीय तरल है। ये कैसा तरल है? क्षारीय तरल है। अब यहाँ एक चीज देखने की है कि एक स्वस्थ मैन में कितना ब्लड होता है, या एक स्वस्थ मानव में ब्लड बनता कैसे है, कब इसका ओरिजिन होता है, कौन सी डर्म इसको ओरिजिनेट करती है। तो हम इसको देखते हैं, इसका ओरिजिन। क्या देखते हैं भाई? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति या इसका उद्भव। उद्भव कैसे होता है? तो ब्लड जो है इसका निर्माण ड्यूरिंग गेस्टेशन हो जाता है, या मैं कहूँ माँ के शरीर में जब भ्रूण पल रहा होता है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है यूट्रस में, गर्भाशय में, तो उस समय ही ब्लड का निर्माण आरंभ हो जाता है। तो ये बनेगा कब और कौन सा ऑर्गन बनाएगा? तो इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज। और एम्ब्रियोनिक स्टेज को आप क्या कहते हैं? भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। और भ्रूणीय अवस्था में बात करें तो हमें देखना पड़ेगा सेकंड मंथ। क्या देखना पड़ेगा भाई? सेकंड मंथ देखना पड़ेगा। यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जब फॉर्म हो जाता है, या मैं कहूं निषेचन की क्रिया के बाद में जब युग्मनज बन जाता है और जब उसका इम्प्लांट मां के यूट्रस में हो जाता है, और इम्प्लांट होने के बाद जब 2 महीने गुजर जाते हैं, तो सेकंड मंथ के दौरान जो ब्लड सेल्स का ओरिजिन होगा या ब्लड का ओरिजिन होगा, वो जिस रचना के द्वारा होगा उसे हम कहेंगे यॉर्क सेक। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप? पीतक कोश कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पीतक कोश। तो पीतक कोश वो पहली स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ओरिजिन होगा किसका? ब्लड का। अब हम चलते हैं सेकंड मंथ तक। अब हम चलते हैं थर्ड मंथ टू फिफ्थ मंथ तक। तीसरे माह से लेकर के 5वें महीने तक जो ब्लड का निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा? वो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं लीवर, यानी यकृत के द्वारा होगा। पहली रचना, मेन जो रचना है वो कौन सी है? वो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है जिसे कि आप लीवर कहते हैं। इसके बाद में आप देखिए कि कुछ मात्रा में ब्लड सेल्स को ओरिजिनेट करने का काम भी कौन करेगा? वो करेगा आपका स्प्लीन। इसे आप कहते हैं पलीहा, अर्थात आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड सेल्स को फॉर्म करने का काम करता है। जबकि एडल्ट जब स्टेज आ जाती है
जब प्राणी का जन्म हो जाता है, वो वयस्क हो जाता है, तो उसके बाद में मरी हुई जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको दफनाने का काम, उनको ग्रेव करने का काम, उनको तोड़ने का काम, उनको हटाने का काम बॉडी से मरी हुई सेल्स को, आरबीसी सेल्स को, तो वो काम स्प्लीन करता है। इसलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। लेकिन ये कब कहेंगे? आफ्टर बर्थ, जब एडल्ट फॉर्म आ जाएगी, जब व्यक्ति जवान होने लग जाएगा, जब उसकी बॉडी में आरबीसी मरती हैं, तो उस समय इसको ग्रेवयार्ड कहेंगे। जबकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको ग्रेवयार्ड न कह के हम मेन कहेंगे। 3 to 5th मंथ के दौरान इसको ब्लड ऑरिजन करने वाले ऑर्गन। इसके बाद में कुछ मात्रा में थाइमस जो आपके बोसम रीजन में यहाँ पर मौजूद है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इससे भी ब्लड ऑरिजन में हेल्पफुल इसका पार्ट होता है। तो ये हमने देखा एम्ब्रियोनिक स्टेज की 2। अब मैं क्या करता हूँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ये पहली स्टेज हो गई, ये दूसरी स्टेज हो गई, और तीसरी स्टेज में यहाँ ले लेता हूँ एडल्ट। और एडल्ट को आप बोलते हो वयस्क अवस्था। और वयस्क अवस्था जो होती है, जो वयस्क अवस्था है, उसको आप इस तरह से समझें कि भाई ब्लड का निर्माण जन्म के बाद जिस स्थान से होगा, जिस रचना से होगा, वो रचना कहाँ है? वो रचना है बोन्स में। और बोन्स जो होती है, इन बोन्स के अंदर रेड बोन मेरो होती है, रेड बोन मेरो। और रेड बोन मेरो का मतलब यहाँ है लाल अस्थि मज्जा। और लाल अस्थि मज्जा जनरली वो कौन सी बोन है जिसमें सबसे जो मेन प्रिकर्सर ऑफ ब्लड सेल्स है वो कौन सी है? फीमर में। तो हमारे बॉडी में जो फीमर है उसमें रेड बोन मेरो होती है, उसके द्वारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है भाई? यह होता है एडल्ट फॉर्म में वो बोन्स जो कि बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है, जिसे फीमर कहते हैं। और फीमर जो है उसका अंदर की जो कैविटी है, उस कैविटी को घेरे हुए 2 तरह की बोन मेरो है, अर्थात मज्जा गुहा है। एक येलो कलर की है और एक रेड कलर की है। जो रेड बोन मेरो है, लाल अस्थि मज्जा है, उसके द्वारा ब्लड का फॉर्मेशन होगा आफ्टर बर्थ। तो ये इसका ओरिजिन हुआ। ये ओरिजिन तो किस रचना के द्वारा होता है ये हमने देखा, लेकिन वास्तव में जो ओरिजिन है जिस डर्म के द्वारा होगा, उस डर्म को आप कहते हैं मीजोडर्म। क्या कहते हैं भाई? मीजोडर्म। यानी जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड है, रक्त है, ये किसके द्वारा बनने वाला है? ये मीजोडर्म के द्वारा बनने वाला है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और ब्लास्टुला के बाद में जब गेस्टुला स्टेज आती है, तो उस समय गेस्टुला स्टेज का जो अंत है वो 3 डर्म के जर्मिनेशन के साथ में होता है, जिनमें एक एक्टोडर्म होती है, एक मीजोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है। तो 3 जर्म लेयर बनती है। और ये जो 3 जर्म लेयर है उनमें जो मीजोडर्म है, इसके द्वारा सबसे ज़्यादा रचनाओं का निर्माण होता है डेवलपमेंट के दौरान। जब एम्ब्रियो का विकास होता है तो बहुत सारी रचनाएं सबसे ज़्यादा मीजोडर्म के द्वारा बनती हैं। और मीजोडर्म के द्वारा ही रिवर ऑफ लाइफ बनती है। रिवर ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की सरिता, इस जीवन को चलाने वाली जो नदी है, जो कि बाहर नहीं चल रही, हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, तो उसे बनाने का काम ये मीजोडर्म करेगी और इसे हम कहेंगे ब्लड। तो ब्लड को एक नाम और दे दिया जाता है यहाँ पे, रिवर ऑफ लाइफ। रिवर ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की सरिता जो है वो ब्लड है। अब यहां हम ये देखते हैं कि एक स्वस्थ मैन में ब्लड कितना होता है। तो स्वस्थ मैन की बात करें तो एक स्वस्थ मैन की मैं यहां बात करता हूं तो टोटल जो बॉडी वेट है, टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% ब्लड होता है। इज दैट क्लियर?
यानी एक स्वस्थ मानव शरीर के कुल भार का 7 से 8% रक्त का भार होता है। अब अगर मैं इसकी आयतन में बात करूं कि जनरली ये होता कितना है, तो इसके आयतन की बात करें एक स्वस्थ मैन में तो इसका वॉल्यूम देखते हैं, और वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो एक एडल्ट मैन में, एक हेल्दी मैन में, एक स्वस्थ मानव शरीर में इसका मान 5 से लेकर के 5.5 लीटर तक होता है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक स्वस्थ मानव शरीर में रक्त का जो आयतन है वो 5 से लेकर के 5.5 लीटर तक होता है। अब ये वेरी करता है मैन टू मैन, उसकी हाइट से, उसके वेट से, उसके पॉस्चर से। तो ये जैसे मैं कहूँ खली जैसा आदमी हो तो उसमें ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी, और एक अगर मैं कहूँ कि नाटा है, ड्वार्फ है, ड्वार्फिज्म किसी के है तो उसके ये कम होगा। लेकिन एक एवरेज व्यू के अंदर हम देखते हैं कि 5 से लेकर 5.5 लीटर तक ब्लड का आयतन एक स्वस्थ मानव शरीर में मिलता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई इसका कलर कैसा होता है। तो अगर कलर की बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं कि मानव में जो इसका कलर है वो रेड होता है, और रेड का मतलब लाल रंग हो गया, और लाल रंग हो गया तो इस लाल का कोई कारण तो होगा जिसकी वजह से ये जो है ब्लड हमारा लाल रंग का दिखाई देता है। और लाल रंग के दिखाई देने का कारण मैंने लिखा है यहाँ पर एक HB, और HB को आप क्या कहते हैं? HB को आप कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं भाई? HB को आप क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हमारे ब्लड में एक ऐसा पिगमेंट है जो कि ब्लड को कलरफुल बनाता है, जो कि ब्लड को क्या बनाता है? कलरफुल बनाता है। और कलरफुल जिस पिगमेंट की वजह से होता है वो कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन में भी अगर हम देखें तो 2 टर्म हमें नजर आ रहे हैं। एक मैंने हिम को अंडरलाइन किया है, एक ग्लोबिन को अंडरलाइन किया है। तो मैं क्या करता हूं, इधर हिम लिख देता हूं और एक तरफ ग्लोबिन लिख देता हूं। तो हिम जो है ये सेंटर में होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन लोहा, जिस तरह से आप देखते हैं कि पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित के कारण, और पर्णहरित के जो सेंटर में आयन होगा वो मैग्नीशियम होगा, ऐसे ही हमारे ब्लड का कलर जो है रेड है। और रेड किस वजह से है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हिम जो शब्द है वो फेरस आयन से रिलेटेड है, तो फेरस उसके सेंटर में होगा। और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है मेरे दोस्त? इन दोनों के जुड़ने से हीमोग्लोबिन बनता है, और इसका जो रेड इन अपीयरेंस कलरेशन होता है। तो जो ब्लड है उसका किस तरह से हम देखें कि कलर है, कौन सा नेचर है, कहाँ ये फॉर्म होगा, कौन बनाएगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी हमें कि जो ब्लड है इसका प्रोसेस जो है, प्रोसेस का मतलब होता है इसके निर्माण की प्रक्रिया। और निर्माण की जो प्रक्रिया है, ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया, उसको हम कहेंगे हीमोपोइसिस। क्या कहेंगे भाई? हीमोपोइसिस कहेंगे। और हीमोपोइसिस से मतलब आपको ये समझना होगा, हिम का मतलब यहाँ ब्लड से लेना है, पोइसिस का मतलब सिंथेसिस से लेना है, अर्थात ब्लड फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होना, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, बॉडी के अंदर चलना, या किसी स्वस्थ मैन के शरीर में शोणित के निर्माण की प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। और ये जो नदी है इसको चलाने का काम, जो प्रक्रिया है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने का काम जो है वो किसके द्वारा होता है? तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। अर्थात मैं कहूँ कि पंपिंग प्रोसेस, इसका जो पंपिंग
प्रोसेस, अर्थात इसको पूरी बॉडी में मूवमेंट कराने का जो काम किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा, वो किया जाएगा बाय हार्ट। अर्थात आपकी बॉडी में, अर्थात आपके शरीर में जो 280 ग्राम से 380 ग्राम का लेफ्ट साइड, स्लाइटली लेफ्ट साइड में कार्डियक नोच जहाँ पे होती है, वहाँ पर मौजूद एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो जिसकी मसल्स जीवन भर कभी थकती नहीं है, बिना रुके हमेशा वर्क करती है, वो जो मसल्स हैं वो ही हार्ट जो है, हमारा हृदय है, उसको पंप के लिए प्रोसेस करती है। और ये जो पंपिंग प्रोसेस है वो पंप किसको करता है, ब्लड को करता है, और ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पंपिंग वाला प्रोसेस है या जो ब्लड का पूरे शरीर में बहने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमारे हार्ट के द्वारा संपन्न होती है। तो आप इस ब्लड के पंपिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं। इसके साथ में ये इंट्रोडक्शन हमारा आज हुआ किसका, ब्लड का इंट्रोडक्शन हुआ। आप ब्लड से रिलेटेड और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको कंप्लीट ब्लड के बारे में और डिटेल में स्टडी करने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कोई ब्लड से रिलेटेड, ये इंट्रोडक्शन अबाउट ब्लड था, अब ब्लड कंपोजिशन को लेके आएंगे। तब तक आप देखते रहिए कॉलेज का यूट्यूब चैनल हम सभी साथियों के साथ। जय हिंद।